हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। एमपीजीके एक ऐसा सब्जेक्ट फ्रेंड्स जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के विषय में या मध्य प्रदेश में एक टॉपिक पढ़ेंगे, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका, न्यायपालिका को इंग्लिश में फ्रेंड्स जुडिशरी कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यायपालिका का काम क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को विधायिका होती है, लेजिस्लेटिव होती है, उसके द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको चेक करना, ये हमारी न्यायपालिका का काम होता है। और दूसरी बात कि हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे राज्य में लोगों को एक साफ सुथरा न्याय प्रदान करना, ये हमारे न्यायपालिका का कार्य होता है या उद्देश्य होता है। तो आइए हम इसमें शुरू करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो न्यायपालिका होती है तो इसमें कौन कौन से स्तर पर कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की न्यायपालिका या जुडिशरी ऑफ एमपी, तो सबसे पहले अपने राज्य स्तर पर होता है उच्च न्यायालय। तो ध्यान रखना, हमारे भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत कहाँ से की जाती है, तो कलकत्ता से की जाती है। सबसे पहला जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 1826 में, 1826 में, ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। फिर उसके बाद में जगह जगह उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो न्यायपालिका होती है, तो उच्च न्यायालय ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, जबलपुर में, इसका मुख्यालय ध्यान रखना। और इसके दो खंडपीठ है, तो दो खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है, इंदौर और दूसरी ग्वालियर में स्थित है। फिर इसके बाद में जिला स्तर पर न्यायालय है जिसको हम जिला न्यायालय कहते हैं, और इसी जिला न्यायालय को सत्र न्यायालय भी कहते हैं। इसके बाद फिर ग्राम स्तर पर भी न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसे हम ग्राम न्यायालय के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय होता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जबलपुर में फ्रेंड्स। ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कि जबलपुर में, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो फोटो देख रहे हैं ऊपर, ये फोटो किसकी है, तो ये एमपी हाईकोर्ट जबलपुर की है। जबलपुर में एमपी हाईकोर्ट का हेडक्वार्टर है, वहां की फोटो फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखना। इसके बाद फिर इसी में अपन देखते हैं कि इसके दो खंडपीठ है। तो इसके दो खंडपीठ कौन कौन सी है, तो इसके दो खंडपीठ में एक पहली है ग्वालियर और दूसरी अपने इंदौर में। तो इसमें ध्यान रखना, ये खंडपीठ, ये ब्रांच कहाँ पर है, ग्वालियर में। इसके बाद फिर इसकी दूसरी खंडपीठ कहाँ पर है, तो इसकी दूसरी खंडपीठ है फ्रेंड्स इंदौर में। तो ये इसमें आपको याद रखना है, ये इसके दो खंडपीठ है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए सबसे पहला अनुच्छेद, तो सबसे पहला अनुच्छेद है इसमें 214। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसी अनुच्छेद के तहत हमारे मध्य प्रदेश में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत में पहली बार कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1826 में फ्रेंड्स। उसके बाद बंबई और फिर मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो इसमें ध्यान रखना। इसके बाद फिर अनुच्छेद 231, इसमें यह लिखा हुआ है कि एक ही उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है, ये लिखा हुआ अनुच्छेद 231 में। ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 216, तो अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें गठन का मतलब क्या हो जाएगा, तो गठन का मतलब इसमें होगा कि इसमें मुख्य न्यायाधीश और इसके बाद अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये सारे गठन संबंधी प्रावधान इसमें 216 में किया गया है। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 217, इसमें लिखा हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उसके पद से संबंधित शर्तें। तो आपको याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में फिर इनके पद से संबंधित शर्तों का मतलब क्या है? तो इनके पद से संबंधित शर्तों का मतलब होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके बाद में 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, ऐसी शर्तें इनके बारे में यहाँ पर लिखी जाती है। इसके बाद में हटाया कैसे जाएगा, ये भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी तमाम शर्तें इस अनुच्छेद 217 में लिखी हुई है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 219। तो अनुच्छेद 219 में इन्हें शपथ कैसे दिलाई जाएगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु इनको शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ हमारे मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इनको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यपाल किसको शपथ दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएंगे? हमारे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और राज्यपाल के टॉपिक में आपको बताया था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आता है वेतन। तो अनुच्छेद 221 में इनके वेतन के बारे में प्रावधान किया गया, इनके सैलरी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब तक ये अपने पद पर रहते हैं, हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, तो पद पर रहते हुए इनके सैलरी में या इनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। और इनकी सैलरी अभी वर्तमान में कितनी है? तो इनकी सैलरी है 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश की सैलरी। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी सैलरी कितनी है? 2,25,000 है फ्रेंड्स। तो ये आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 222 आर्टिकल 222, तो 222 में इनके ट्रांसफर के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इनका मतलब होता है कि जो राज्य में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो इन्हें एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इनका स्थानांतरण किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 222 में। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 223 आर्टिकल 223। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए या इनके स्थान पर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की जा सकती है, या उनके स्थान पर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ऐसा प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 223 में। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 224। तो इसमें कार्यकारी न्यायाधीशों की व्यवस्था का प्रावधान है, या इसमें कार्यकारी न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ कार्यकारी न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 224 में है, इसको आप याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आता है 224A। तो इसमें लिखा हुआ है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे हाईकोर्ट के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है और आवश्यकता पड़ी या ऐसी आवश्यकता महसूस हुई हमारी गवर्नमेंट को कि हमें और न्यायाधीशों को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उन्हें कुछ समय के लिए फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 224A में किया गया है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, फिर कहां पर इसको बाद में ट्रांसफर किया जाता है, तो ये सब इसमें शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें पहले मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना 1936 में नागपुर में की जाती है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हम जब आजाद नहीं हुए थे 1947 से पहले, तो 1947 से पहले नागपुर हमारे मध्य प्रदेश में ही था, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक भाग था। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1936 में। फिर जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, कब? 1956 में। तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है, तो 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है, उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इसके बाद में हमारा जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है,
इसका स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? तो उसमें आपको नाम ध्यान रखने का, एक व्यक्ति का नाम है हेनरी इरविन द्वारा। तो 1956 में हेनरी इरविन के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। या हमारे एमपी हाई कोर्ट के आर्किटेक्चर कौन है, वास्तुकार कौन है? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है हेनरी इरविन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है, जबकि इसके दो खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर। तो इंदौर और ग्वालियर में ये दो खंडपीठ कब स्थापित की जाती है फ्रेंड्स? तो 1968 में, 1968 में हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर में उच्च न्यायालय की दो खंडपीठ स्थापित की जाती है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अभी हाल ही में एक और खंडपीठ प्रस्तावित है भोपाल में, 2015 में यह घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ कहां पर स्थापित की जाएगी या कहां पर प्रस्तावित है? तो यह है भोपाल। इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन रहे थे? ये अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम ध्यान रखना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के वे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे और उपराष्ट्रपति भी रहे थे? तो इनको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही है? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। ये हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही है। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा है? तो श्री पी.बी. दीक्षित का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के वे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है श्री पी.बी. दीक्षित। कब से कब तक रहा है? तो 22/9/1959 से 18/3/1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो ये कम पूछेगा कि कब से कब तक है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल मध्य प्रदेश में किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर सबसे कम समय कौन से न्यायाधीश रहे हैं? तो इनमें आपको नाम ध्यान रखना है। तो सबसे कम समय तक हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री जी.सी. सोहानी का रहा है सबसे कम समय। तो कितना? 21/10/1989 से 23/10/1989 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में एक न्यायाधीश थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। उनका नाम ध्यान रखना है आपको J.S. वर्मा। ये मध्य प्रदेश के न्यायाधीश रह चुके हैं J.S. वर्मा। तो जब राजीव गांधी की हत्या होती है तो राजीव गांधी की हत्या के बाद में एक आयोग गठित हुआ था, उसका नाम था राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग। इसको हम वर्मा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसको वर्मा आयोग क्यों नाम दिया गया? क्योंकि J.S. वर्मा इसके अध्यक्ष थे इस आयोग के, इसलिए इसका नाम दिया गया था वर्मा आयोग। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजीव गांधी की हत्या जब होती है तो उनकी हत्या कांड पर आधारित एक आयोग गठित हुआ था, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो J.S. वर्मा। और ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के वे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो राजीव गांधी हत्याकांड आयोग के अध्यक्ष रहे थे? तो J.S. वर्मा आपको ध्यान रखना है। और कब गठित हुआ था? 1991 में, 1991 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के या एमपी हाई कोर्ट या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो कौन कौन रहे थे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में? तो पहला नाम देखिए न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह। तो ये हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। दूसरे थे न्यायमूर्ति J.S. वर्मा। तीसरे हैं न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार लाहौटी। चौथे हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे। ये ऐसे हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे हैं। तो इनको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ कार्य हैं फ्रेंड्स या क्षेत्राधिकार हैं। तो कौन कौन से कार्य या क्षेत्राधिकार है? तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
तो इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हमारा हाई कोर्ट क्या काम करता है फ्रेंड्स? तो पहला इसका काम होता है कि जैसे विवाह या तलाक संबंधी कुछ विवाद होते हैं, उनको निपटाते हैं, उनको सुलझाते हैं। इसके बाद फिर दूसरा कि अनुच्छेद 226 के तहत हमारे हाई कोर्ट या हमारा उच्च न्यायालय इसमें रिट जारी करते हैं। तो इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हमारे उच्च न्यायालय को होता है। तो कौन कौन से 5 प्रकार की रिट होती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पहला देखिए, इसमें पहली रिट का नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। दूसरा होता है परमादेश, परमादेश को इंग्लिश में कहा जाता है मेंडेमस। तीसरा होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। इसके बाद फिर चौथा होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहा जाता है सर्टियोररी। इसके बाद फिर अगला होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोहिबिशन। तो ये ऐसे इनके इंग्लिश नेम होते हैं फ्रेंड्स। तो पहले देखिए इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जब हमारा हाईकोर्ट रिट जारी करता है तो उसमें जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे हाईकोर्ट अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे के अंदर उसके समक्ष मतलब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा हाईकोर्ट एक आदेश जारी करता है कि आपने जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है उसे सशरीर हमारे पास उपस्थित करो। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है। दूसरा होता है मेंडेमस या परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। तो आदेश कौन किसको देगा? हमारा हाईकोर्ट हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देते हैं। तो जब अधिकारी वर्ग या प्रशासनिक वर्ग ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो उस समय हमारा हाईकोर्ट आदेश देता है कि आप अपना काम ठीक तरीके से कीजिए। इसके बाद फिर अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है को वारंटो। तो यह भी किस वर्ग को जारी किया जाता है? तो इसमें जो प्रशासनिक वर्ग होता है या जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं उनके लिए आदेश जारी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक ही पद पर 2 दावेदार होते हैं, ठीक है, तो जो व्यक्ति वास्तव में उस पद का हकदार है तो उसे तो पदस्थ करने का आदेश हमारा हाईकोर्ट देता है, और जो व्यक्ति वास्तव में उस पद का हकदार नहीं है तो जो हकदार नहीं है उससे हमारा हाईकोर्ट पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हैं। यह होता है अधिकार परीक्षा। इसके बाद फिर आता है उत्प्रेषण, इसको इंग्लिश में सर्टियोररी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसा कोई मामला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे सुलझा नहीं पा रहा है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे हाई कोर्ट को बता देता है तो हाई कोर्ट उस मामले को अपने पास बुलाता है या उस केस को अपने पास मंगवा लेता है। उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज उस केस से संबंधित सारे केस के दस्तावेज अपने पास बुला लेता है, जिसे कहा जाता है उत्प्रेषण। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोहिबिशन। इसका मतलब यह हुआ, सरल भाषा में इसको याद रखना, रोक लगाना। तो रोक या स्टे। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसा कोई मामला होता है जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हमारा जिला न्यायालय उस पर निर्णय नहीं दे पा रहा है, डिसीजन नहीं दे पा रहा है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि हाई कोर्ट को बता देता है तो हमारा हाई कोर्ट कहता है कि ठीक है, आप उस केस पर डिसीजन नहीं दे पा रहे तो आप उसे वहीं पर रोक दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा हाई कोर्ट उस पर रोक लगाने के लिए कहता है। ठीक है, ये होते हैं प्रतिषेध। तो इस प्रकार से ये 5 रेट होती है फ्रेंड, तो जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है अभिलेख न्यायालय। तो अनुच्छेद 215 के तहत हमारा राज्य का उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जब हमारा हाईकोर्ट कोई भी डिसीजन देता है तो हाईकोर्ट जो भी डिसीजन देगा सब लिखित में देगा, सब रिटर्न में देता है, और इसके द्वारा दिया गया आदेश सर्वमान्य होता है, सभी को मानना पड़ता है। और जो व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता है, अवमानना करता है, तो फिर उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो अभिलेख न्यायालय को सिर्फ एक लाइन में याद रखना आप तो, कि हमारा हाईकोर्ट जो आदेश जारी करता है वो लिखित में जारी करता है और वो सभी के लिए मान्य होता है। ये इसका मतलब है अभिलेख न्यायालय का। तो इसका प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 215 में, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर प्रशासनिक अधिकार। अब प्रशासनिक अधिकार का मतलब क्या हो जाता है? तो अनुच्छेद 235 में यह प्रशासनिक अधिकार का वर्णन किया गया है।
तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हमारा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कुछ आदेश जारी करते हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायालयों में या इसके बाद उच्च न्यायालयों में अपने कुछ कर्मचारियों की भर्ती करना हमारा हाईकोर्ट खुद करता है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कभी कभी जैसे टाइपिस्ट की भर्ती आती है हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट के द्वारा वह भर्ती निकाली जाती है, तो उनकी भर्ती हाईकोर्ट हमारा खुद करता है, ठीक है। इसके बाद फिर हाईकोर्ट ही डिसाइड करेगा, हमारा उच्च न्यायालय ही यह निर्धारित करता है कि किस दिन छुट्टी रहेगी, किस दिन छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसमें अपने अधीनस्थ न्यायालयों में जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको अपॉइंट करना, इसके बाद उनका ट्रांसफर करना, उनका प्रमोशन करना, इसके बाद उनकी छुट्टी, ये सारी जितने भी क्रियाएं होती है इनको कौन पूरी करता है, ये सभी कार्य हमारे हाईकोर्ट करते हैं। तो इनको रखा गया है किसमें, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण करना। इसका है प्रावधान अनुच्छेद 228 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय अपने पास मुकदमों का स्थानांतरण करते हैं, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 228 में ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब हमारे अधीनस्थ न्यायालय अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब डिसीजन नहीं दे पाते हैं, और अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर बता दे किसको, राज्य के उच्च न्यायालय को, तो फिर उन मुकदमों का हस्तांतरण वो अपने पास कर लेता है उच्च न्यायालय। तो यह प्रावधान है किसमें, अनुच्छेद 228 में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अपीली क्षेत्राधिकार। अभी अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि फ्रेंड्स कि हमारा हाई कोर्ट भी अपील सुनने का अधिकार रखता है। तो कौन कौन सी अपील सुनता है हमारा हाई कोर्ट, तो 3 प्रकार की अपील सुनता है। कौन कौन सी, तो पहली है फौजदारी अपील, दूसरी दीवानी अपील, और इसके बाद फिर तीसरी हो जाती है कि जैसे कुछ पेटेंट संबंधित या उत्तराधिकारी से संबंधित या उत्तराधिकार क्षेत्र से संबंधित, ये 3 प्रकार की अपील हमारा हाईकोर्ट सुनता है। तो क्या मतलब हुआ इनका, यहाँ पर देखिए, तो हमारा हाईकोर्ट 3 प्रकार की अपील सुनेगा। तो पहली तो दीवानी अपील सुनता है, इसके बाद फिर दूसरा फौजदारी, इसके बाद फिर तीसरा जैसे उत्तराधिकार संबंधी अपील सुनता है, इसके बाद फिर या फिर पेटेंट, ठीक है, पेटेंट संबंधी, ठीक है। तो ये इतनी अपील हमारा हाईकोर्ट सुनता है। तो पहले देखिए इसमें दीवानी अपील को। दीवानी अपील का मतलब क्या है, तो जमीन, दुकान और मकान या रुपए पैसे संबंधित अगर कोई मामला है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा था, अब वहां पर आपको सही न्याय नहीं मिल पाया, तो आप ये अपील कहां पर कर सकते हैं, हमारे हाई कोर्ट के पास कर सकते हैं। तो ऐसी अपील को क्या कहा जाता है, दीवानी अपील। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिविल, ठीक है। तो ये सुनवाई भी हमारा हाईकोर्ट करता है। दूसरा है फौजदारी अपील। अब फौजदारी अपील का मतलब क्या होता है, तो इसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई हमारा हाईकोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें आपराधिक मामले कैसे, जैसे खून खराबे का, मर्डर का मामला हो, तो अगर मान लीजिए कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चल रहा है और वहां पर आपको उचित न्याय नहीं मिल पाया, तो फिर आप इसके लिए अपील कर सकते हैं कहां पर, हाई कोर्ट में। तो ऐसे जो मर्डर के केस होते हैं, ऐसे केस को आपराधिक केस कहा जाता है और इनको फौजदारी मामलों में रखा जाता है। इसके बाद फिर अगली अपील आती है उत्तराधिकार या पेटेंट संबंधित। अब मान लीजिए कि आपने कोई नई चीज का निर्माण किया है और आपने उसका पेटेंट करा लिया। अब आप जिस वस्तु का आप निर्माण कर चुके हैं और सेम वैसे कोई वस्तु अगर कोई दूसरा व्यक्ति बना रहा है, तो आपने पहले पेटेंट करवा लिया, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति वैसी की वैसी चीजों का निर्माण कर रहा है और आपने उस व्यक्ति पर केस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको सही न्याय नहीं मिल पाया, तो आप इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, हमारे हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप इसमें याद रखना। तो ये इतने इसके क्षेत्राधिकार होते हैं हमारे उच्च न्यायालय के। चलिए आगे देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में जिला न्यायालय। तो ये जिला न्यायालय से पहले हमने पढ़ा है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। तो हमारा जो उच्च न्यायालय होता है राज्य स्तर पर है, और ये जो जिला न्यायालय होते हैं ये जिले स्तर पर कार्य करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रत्येक जिले के लिए एक जिला न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो इसे वास्तव में हमारे संविधान में स्पेशली जिला न्यायालय के बारे में नहीं लिखा है,
इसमें इसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इसी में जिला न्यायालय को रखा गया फ्रेंड्स, और इसी अधीनस्थ न्यायालय फिर हमारे जिला न्यायालय आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, फिर ग्राम न्यायालय होते हैं, ये सब अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें देखिए फिर जो अधीनस्थ न्यायालय होता है यह जिला न्यायालय होता है। तो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इससे संबंधित प्रावधान किया गया है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें संवैधानिक प्रावधान इसका, तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 233 में। ये कहाँ पर होते हैं, तो ये जिले के स्तर पर कार्य करते हैं, ये जिले में कार्य करते हैं। ठीक है, और इन्हें ही सत्र न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए जो जिला न्यायालय होता है इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे राज्यपाल जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति तो करते हैं जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की, परंतु किसकी सिफारिश पर, तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय की सिफारिश पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारा राज्यपाल जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं, तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय के परामर्श से। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन हमारा हाईकोर्ट पहले एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, और फिर उसके आधार पर इन्हें अपॉइंट किया जाता है, तो उसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर जो जिला न्यायालय होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ये कौन कौन से काम करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये दीवानी मामले मतलब जितने भी दीवानी मामले होते हैं उनका निपटारा करते हैं, तो इन्हें दीवानी न्यायालय भी कहा जाता है। इसी को हम सिविल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जो दीवानी मामले होते हैं तो इसमें कौन कौन से केस आते हैं, तो ऐसे जमीन दुकान मकान जायदाद आदि से संबंधित जितने मामले होते हैं तो उनकी सुनवाई भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा आता है फौजदारी न्यायालय, जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। तो जब हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो इसे हम फौजदारी न्यायालय भी कहते हैं, तो इसी को क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। तो इसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन कौन सी, तो जैसे कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, हत्या कर देता है, या मारपीट खून खराबा आदि का कोई मामला होता है तो उसकी सुनवाई भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है, इसलिए इसे फौजदारी न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर आगे आ जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ये इनकी स्थापना क्यों की जाती है, तो हमारे भारत में और हमारे राज्य में बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, कई दिनों से उन पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, तो उनको शीघ्रता से निपटाने के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे मध्य प्रदेश में कब से शुरू होते हैं, तो ये 1 अप्रैल 2001 से इनकी शुरुआत की जाती है, तो इसको याद रखना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत कब से होती है, तो 1 अप्रैल 2001 से। इसके बाद अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है, तो 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट है हमारे मध्य प्रदेश में। इनका उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, तो इनका उद्देश्य होता है कि शीघ्र से शीघ्र जो लंबित मामले हैं उनको निपटाना, जल्दी से जल्दी उन पर सुनवाई करके लोगों को या जनता को निर्णय देना या उनको न्याय दिलाना, ये इसका उद्देश्य होता है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ये भोपाल में है, इसको याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो भोपाल में है। और राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, तो भोपाल में। और अगर पूछे राज्य की न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, तो जबलपुर में। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला जाता है ग्राम न्यायालय। अब ये ग्राम न्यायालय की आवश्यकता क्यों हुई, तो हम देखते हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या ग्राम स्तर पर भी ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनका निपटारा आज तक नहीं हो पाया है या कई समय तक इनका निपटारा नहीं हो पाता है,
तो हमारी सरकार ने ये ग्राम न्यायालय की स्थापना की है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे न्यायालय स्थापित किए गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त हो। तो इसलिए ग्रामीण न्यायालय या ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो इसमें शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है। तो हमारी भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाई थी जिसका नाम है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। तो संसद के द्वारा यह अधिनियम पास किया जाता है और उसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में और भारत के तमाम राज्यों में इस ग्राम न्यायालय की शुरुआत होती है। तो इसको ध्यान रखना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होती है, तो ये है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना 11 दिसंबर 2001 से शुरू होती है। तो यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय फ्रेंड्स, जो नीमच के झांतला में स्थापित किया गया था। तो नीमच जिला है और झांतला गांव का नाम है, तो वहां पर यह ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। तो यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला न्यायालय है, सबसे पहला ग्राम न्यायालय है। इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में ही इसने प्रथम ग्राम न्यायालय के रूप में कार्य करना शुरू किया था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पूरे राज्य के स्तर पर ग्राम न्यायालयों की शुरुआत कब की जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो 2 अक्टूबर 2009 में ये बैरसिया आता है भोपाल में। तो वहां से राज्य के स्तर पर ग्राम न्यायालयों की शुरुआत की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर झांतला में स्थापना की गई ग्राम न्यायालय की, फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर 2009 में शुरुआत हुई। तो इसमें कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स। पहली बार जब स्थापित हुई थी या पहली बार जब इसकी स्थापना हुई तो 11 दिसंबर 2001 को झांतला में शुरुआत होती है, लेकिन राज्य के स्तर पर हमारे मध्य प्रदेश में ये ग्राम न्यायालय शुरू नहीं हुए थे। ठीक है, तो पूरे राज्य के स्तर पर शुरुआत कहां से होती है? बैरसिया से। तो वहां पर इसका शुभारंभ किसने किया था? तो वहां पर शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और यहाँ पर जब इसका शुभारंभ किया जाता है तो इस समय यहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे A.K. पटनायक, उन्होंने यहाँ की अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ये ग्राम न्यायालय की स्थापना हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। इससे हमारे गांव के लोगों को भी जल्द से जल्द उन्हें न्याय प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारे मध्य प्रदेश में न्यायपालिका का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए फ्रेंड्स हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी लेक्चर्स देखते रहिए, जिसमें आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।